हेमलता आज भी अपने बहू बेटे की जिंदगियों पे राज करती है। हेमलता का बेटा प्रदीप वैसे तो काम धंधा करता था, पर हेमलता हमेशा उस पे चिल्लाती रहती थी। अरे प्रदीप, कितने दिन से कह रही हूँ कि बाजार से नई बाल्टी ला कर दे, पर तेरे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। जब से तूने शादी की है एकदम निठल्लू हो गया है। सही कहते हैं लोग कि बीवी के आ जाने के बाद बेटा पराया हो जाता है। अरे माँ, मैं बाजार बाल्टी लेने गया था, पर दुकान वाले के पास बड़ी बाल्टी थी ही नहीं। उसने बोला कि 2 दिनों में माल आ जाएगा। हाँ, बस तुझे ही कुछ नहीं मिलता, बाकी सबको सब कुछ मिलता है। एक तू है और एक तेरी बीवी जो एक काम लेकर दिन भर बैठे रहते हैं। अब इसमें कुमुद ने क्या किया माँ? क्या किया वो मत पूछ, क्या क्या नहीं किया वो पूछ। सुबह से बोल रही हूँ दिवाली आने वाली है, घर की साफ सफाई शुरू कर दे, पर तेरी तरह वो भी मेरी बातों को अनसुना करती है। कहाँ माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि पहले अचार बना डालूं और फिर सफाई करूं। अभी तो अचार का काम खत्म हुआ है। इतना आराम से काम करेगी तो दिवाली की सफाई अगले बरस होगी। प्रदीप और कुमुद कितना भी अच्छा कर लें, पर हेमलता हमेशा कुछ न कुछ बात लेकर झगड़ती ही रहती थी। प्रदीप को ऑफिस से दिवाली का बोनस मिला था। सारे पैसे अगर माँ को दूंगा तब भी माँ गुस्सा ही रहेगी। उससे अच्छा कुछ पैसे मैं कुमुद को दे देता हूँ। कम से कम इस बरस वो अपनी पसंद का कुछ सामान तो खरीद पाएगी। प्रदीप ने उस एनवलप में से 2000 रुपए निकाल लिए। प्रदीप घर आया और बोनस का वो एनवलप अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। कितने हैं? मैंने गिने नहीं माँ, जितने बॉस ने दिए थे वो सब हैं। अच्छा है। हेमलता ने वो एनवलप अपनी तिजोरी में रख दिया। रात को प्रदीप ने कुमुद को 2000 रुपए दिए। इससे तो कुछ अपने लिए खरीद लेना। पर माँ जी को पता चल गया तो? उन्हें नहीं पता चलेगा, तू बस अपने लिए कुछ खरीद ले। मैं सोच रही थी कि मैं एक सिलाई मशीन खरीद लूं। आप तो जानते हैं कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर माँ जी को क्या बोलेंगे? बोल देंगे कि सिलाई मशीन तुम्हारी किसी सहेली की है, अब वो इस्तेमाल नहीं कर रही तो तुम्हें दे दी। अगर माँ के पैसे नहीं जा रहे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सिलाई मशीन कहाँ से आई है। अगले दिन कुमुद और प्रदीप पुरानी सिलाई मशीन की दुकान पर आए और वहाँ से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद ली। और जब कुमुद की सास ने उससे पूछा, ये मेरी सहेली की थी, वो आजकल उसे इस्तेमाल नहीं कर रही तो मैं ले आई। ठीक है, ले जा इस कबाड़ को अंदर। कुमुद ने वो सिलाई मशीन अपने कमरे में रख दी। सिलाई मशीन को देखकर कुमुद बहुत खुश थी, पर जैसे ही कुमुद ने सिलाई मशीन को चलाई, अचानक कुछ अजीब होने लगा और कुमुद के शरीर में अजीब से बदलाव आने लगे। वो अचानक से गर्दन एक तरफ झुकाने लगी। अब उसके शरीर में कोई और था। तभी प्रदीप वहाँ आया। कुमुद, कुमुद। जैसे ही प्रदीप ने कुमुद को हाथ लगाया, कुमुद ने प्रदीप का हाथ झटक दिया। मुझे छूना मत। कुमुद, क्या हुआ कुमुद? कौन कुमुद? मैं पुष्पा हूँ, पुष्पा। पुष्पा? भूल गए क्या मुझे? अब मैं याद भी नहीं। पुष्पा के भूत ने प्रदीप को जोर से तमाचा मारा। माँ, माँ! प्रदीप के चीखते ही हेमलता वहाँ आ गई। क्या हुआ? तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं, बुढ़िया। मुझे बुढ़िया बोलती है? हेमलता ने कुमुद को मारने के लिए हाथ उठाया, पर कुमुद ने हेमलता का हाथ मरोड़ दिया। कुमुद, मेरा हाथ छोड़। कौन कुमुद? मैं पुष्पा हूँ, पुष्पा। वही पुष्पा जिससे तूने अपने बेटे की शादी होने नहीं दी। पुष्पा के भूत ने हेमलता का हाथ मरोड़ दिया। हेमलता चीखती रही, पर पुष्पा का भूत हंसता रहा। प्रदीप ने अपनी माँ का हाथ छुड़ाया और उन दोनों ने कुमुद को उसी कमरे में बंद कर दिया। तू जल्दी जा और अघोरी बाबा को ले आ, अब वही बहू को ठीक कर सकते हैं। जल्दी जा। प्रदीप अघोरी बाबा को बुलाने के लिए चला गया। जैसे ही अघोरी बाबा घर आए तो हेमलता ने रो रो कर अपना दुखड़ा उन्हें सुना दिया। ऐसे कोई भूत प्रेत तुम्हें क्यों सताएगा जब तुमने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। वो लड़की और मेरा बेटा शादी करना चाहते थे, पर मैंने अपने बेटे की शादी उससे नहीं होने दी, और बस इसी वजह से वो मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता, तू कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। खैर, जो भी हुआ है वो मैं तो पता लगा ही लूंगा। अघोरी साधु ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रूम में कैद कुमुद जोर जोर से चिल्लाने लगी। छोड़ दे मुझे अघोरी, छोड़ दे। तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं पुष्पा हूँ। मैं यहाँ इन दोनों माँ बेटों को मारने आई हूँ। मेरे रहते तू ये बिल्कुल नहीं कर पाएगी। मैं जरूर इन्हें मारूंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरा परिवार तबाह हो गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है पुष्पा? क्या बिगाड़ा? उस दिन अगर तुम अपनी माँ की बातों में आकर मुझसे शादी ना तोड़ते तो मैं जिंदा होती, और मेरे बाबा भी। क्या तू मेरी वजह से मरी? हाँ, उस दिन तुमने शादी के मंडप में मुझे छोड़ दिया। मेरे बाबा और मैं रोते हुए घर गए। बाबा ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उनको ऐसा करते देख मैंने किसी सिलाई मशीन पर पटक पटक कर अपनी जान दे दी।
और बस उसी दिन से इंतजार कर रही थी कि कब मैं तुम माँ बेटों से अपना बदला लूंगी। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, पर तेरी मौत नियति थी। इसमें इस लड़के की या उसकी माँ की कोई गलती नहीं थी। जो भी है, मैं इन दोनों को मार कर ही रहूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। अघोरी ने मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया और वो भूत कुमुद के शरीर से अलग हो गई। अघोरी ने झट से उस भूत की गर्दन पकड़ ली। आज तो तूने इन दोनों को बचा लिया, पर मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी। अघोरी ने उस भूत को अपनी बोतल में भर लिया। प्रदीप और हेमलता ने राहत की सांस ली। कुमुद बेहोश हो गई। अघोरी वो भूत अपने साथ लेकर चला गया। कुमुद को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। भूतिया सिलाई मशीन का भूत अब बोतल में बंद है। प्रदीप और हेमलता को लगा कि शायद उनकी जान बच गई, पर पुष्पा का बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था। आर्यन और आरोही की शादी तय हो चुकी थी। दोनों घूमने के लिए शिमला आए हुए थे। मेरे पापा को हिल स्टेशन पर समय बिताना पसंद है, इसीलिए उन्होंने यहाँ एक कॉटेज खरीद लिया है। हर बार गर्मियों में हमारा परिवार यहीं आकर छुट्टियाँ बिताता है। ये कॉटेज काफी खूबसूरत है, पर इससे ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो। कल कुछ खास है, क्या तुम्हें ध्यान है? हाँ, मुझे ध्यान है। अब मुझे ध्यान नहीं रहेगा तो किसे रहेगा? कल तुम्हारा बर्थडे है। कल जब तुम सोकर उठोगी तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। अगले दिन जब आरोही सोकर उठी तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरे साथ आओ, जब मैं कहूँ तभी अपनी आंखों की पट्टी खोलना। आर्यन आरोही को कॉटेज के बाहर ले गया। जब आरोही ने पट्टी हटाई तो उसके सामने एक काला घोड़ा था। तो बताओ, गिफ्ट कैसा लगा? बहुत सुंदर है, मैं हमेशा से हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें ये घोड़ा गिफ्ट किया है। आरोही अगले 3 दिन हॉर्स राइडिंग सीखती रही। आज मेरे दोस्त की शादी है। मैंने तुम्हें विशाल के बारे में बताया था ना, जो शिमला में रहता है। हमें वहाँ जाना होगा। मैं हॉर्स राइडिंग करके बहुत थक चुकी हूँ, तुम चले जाओ, मैं तो घोड़े बेचकर सोना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ, तुम अपनी नींद पूरी करो। उस रात आरोही कॉटेज में अकेली सो रही थी। आधी रात को उसकी नींद खुल गई जब उसे अपने रूम के बाहर घोड़े के पैरों की टप टप सुनाई दी। घोड़ा तो कॉटेज के बाहर गार्डन में बंधा हुआ है, तो उसके पैरों की आवाज कॉटेज के अंदर से कैसे आ रही है? कहीं घोड़ा रस्सी खोलकर कॉटेज के अंदर तो नहीं आ गया? आरोही फर्स्ट फ्लोर से उतरकर नीचे गई। उसने देखा पूरी फर्श पर खून से सने घोड़े के पैरों के निशान हैं। ये खून के निशान यहाँ कैसे आए? और मेन गेट का दरवाजा भी बंद है। आरोही तुरंत दरवाजा खोलकर घोड़े को देखने बाहर गई तो घोड़ा अपनी जगह पर बंधा हुआ था। आरोही ने घोड़े के पैरों की तरफ देखा। घोड़े के पैरों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। उस पूरी रात आरोही सो नहीं पाई। सुबह को आर्यन का फोन आया। हेलो आरोही, मैं आज कॉटेज पर नहीं आऊंगा। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, वो मुझे वापस नहीं आने दे रहे हैं। मुझे यहाँ 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। आर्यन वो? हाँ बोलो आरोही। आरोही आर्यन को कल रात की चीजों के बारे में बताना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। आरोही ने सोचा आर्यन घबरा जाएगा और उसके कारण परेशान होकर वापस लौट आएगा। बोलो आरोही, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा सिर दर्द कर रहा है। लगता है तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिन और नींद पूरी कर लो, फिर मैं आऊंगा तो तुम्हारी नींद खराब करूंगा ही। उस पूरे दिन आरोही खाना बनाते समय, बर्तन धोते समय विंडो से बाहर गार्डन में खड़े घोड़े को ही देखती रही। पिछली रात जागने के कारण शाम को जल्दी ही उसे नींद आ गई। आधी रात को घोड़े के हिनहिनाने की आवाज से आरोही की नींद टूट गई। आरोही ने रूम की विंडो खोलकर बाहर देखा तो उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। घोड़े पर हंसिया लिए एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल हंसिये से घोड़े की गर्दन काटने ही वाली थी, उससे पहले ही आरोही ने विंडो बंद कर दी। वो अलाव से आग लेकर तुरंत नीचे गई। जब आरोही घोड़े के पास पहुंची तो घोड़े पर कोई नहीं था। इस कॉटेज और घोड़े में कोई तो गड़बड़ है। आरोही आर्यन को फोन करने ही वाली थी, लेकिन वो रुक गई क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले कि आरोही पीछे मुड़कर देख पाती, चुड़ैल ने धक्का देकर आरोही को कीचड़ में गिरा दिया। मशाल कीचड़ में गिरकर बुझ गई। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मेरा नाम साया है, मैं आर्यन की पहली पत्नी हूँ। आर्यन की पहली पत्नी? क्या आर्यन पहले शादी कर चुका है? हाँ, ये कॉटेज और वो घोड़ा मेरा ही है। मैं अपने पापा की इकलौती संतान थी। इस कॉटेज के अलावा हमारी शिमला में और भी प्रॉपर्टी थी। आर्यन का परिवार अक्सर शिमला में घूमने आता था। एक क्लब में हमारी जान पहचान हुई और फिर हमारी बीच दोस्ती हो गई। 3-4 महीने बाद आर्यन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं आर्यन से प्यार करती थी। मुझे लगा कि आर्यन भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैंने उससे शादी की। पर आर्यन धोखेबाज निकला। उसने मुझसे शादी सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए की थी। मेरे पापा की डेथ के बाद आर्यन का व्यवहार अचानक से बदल गया। बात बात पर वो मुझे गालियाँ देता, मेरे साथ मार पीट करता।
एक रात जब मैं सो रही थी तो आर्यन ने तकिए से मेरा मुंह दबाकर मुझे मार ही दिया। फिर आर्यन के परिवार ने मेरी लाश को यहीं गार्डन में गाड़ दिया जहाँ घोड़ा खड़ा होता है। घोड़े ने सब कुछ देखा था, पर वो बेचारा जानवर है, इसलिए किसी को कुछ बता नहीं सकता। आरोही, तुम तो इंसान हो, क्या तुम मुझे न्याय दिलाओगी? अगले दिन जब आर्यन कॉटेज पर लौटा तो उसने आरोही का चेहरा देखते ही पहचान लिया कि पिछले कुछ दिनों में कॉटेज पर कुछ हुआ है। क्या हुआ आरोही, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम ऊपर से कितने सीधे दिखते हो, लेकिन अंदर से एक जल्लाद हो। साया की आत्मा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब अगर तुम्हें सब पता लग भी गया है तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो साया के साथ हुआ था। आर्यन ने अपने पैंट की जेब से चाकू निकाला और आरोही की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ गई। मैं जानती थी कि तुम अपनी असलियत दिखाओगे, इसलिए मैंने पहले ही इंतजाम किया हुआ था। साया के केस की जांच हुई और आर्यन को उम्र कैद की सजा हो गई।